नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम अपराध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मानव व्यवहारों में भिन्नता के कारण अपराधों में भी विविधता पाई जाती है। अपराध शास्त्रियों ने भी अपराध की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए अपराध और अपराधियों का समय समय पर वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों ने इसका वर्गीकरण अपने उल्लेख में किया है। जैसे कि सदरलैंड ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर, ठीक है, सदरलैंड ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर उन्होंने उसे दो भागों में बांट दिया है। एक हो गया साधारण अपराध, एक हो गया जघन्य अपराध। जैसे कि साधारण अपराध चोरी, मारपीट, शराब पीना आदि क्या है, साधारण अपराध है। ऐसे अपराध करने पर अधिक कठोर दंड नहीं दिया जाता है और अपराधी को चेतावनी देकर, कम दंड देकर उसे छोड़ दिया जाता है। वहीं जघन्य अपराध जो होता है हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह, ठीक आदि सब क्या है, गंभीर अपराध है, जिनके लिए राज्य मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास आदि के रूप में कठोर दंड की व्यवस्था भी करता है। टेपन और जेम्स स्टीफन ने भी सदरलैंड के इस वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं माना है, क्योंकि एक ही अपराध एक देश में साधारण हो सकता है जबकि दूसरे देश में क्या होता है, जघन्य होता है। साधारण अपराधों के परिणाम कभी कभी गंभीर भी हो सकते हैं। वही ये वर्गीकरण एक ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि जघन्य अपराध जो है ना, करने वाला जो व्यक्ति भयंकर और क्रूर होता है, उसका सुधार संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये साधारण अपराध और जघन्य अपराध देखें। अब क्लीनार्ट और क्वीने ने भी अपराध के 8 प्रकार के अपराध बताए हैं। ठीक है, क्लीनार्ट और क्वीने ने 8 प्रकार के अपराध, हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध जैसे आक्रमण, बलात्कार और हत्या आदि जो अपराध होता है इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों की समाज में कटु आलोचना भी की जाती है और राज्य इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी करता है। दूसरा हो गया संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध में ऐसे अपराधों में धन लाभ मूल उद्देश्य होता है। दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर करना, चेक पर झूठे हस्ताक्षर करना, उसे भुनाना, कलात्मक वस्तुओं को पार करना, दुकानों पर चोरी करना आदि इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है व्यावसायिक अपराध। कई व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान भी अपराध करते हैं, जैसे मिलावट करना, कालाबाजारी करना, गबन और झूठे विज्ञापन देना आदि। ऐसे अपराध जो है ना, समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते हैं। फिर हो गया आपका राजनीतिक अपराध। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, राजनीतिक अपराध के अंतर्गत इनका जो उद्देश्य होता है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे जासूसी, तोड़फोड़, राजद्रोह आदि। फिर हो गया आपका सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध। सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध जैसे कि आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, सड़क के नियमों का पालन ना करना, शराब पीकर बखेड़ा खड़ा करना। तो ये सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका परंपरागत अपराध, डकैती। इस प्रकार के अपराध में डकैती, लूटमार, अपहरण, गिरोह तथा संगठन बनाकर अपराध करना, चोरी करना इस श्रेणी के अपराध के अंतर्गत आते हैं, जो जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के साथ साथ इन आपराधिक कार्यों को भी किया जाता है। फिर हो गया आपका संगठित अपराध। इनमें कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया जाता है और योजनाबद्ध रूप से अपराध किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच सोना, अफीम, गांजा, चरस आदि का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह द्वारा भी किया जाता है। अब हो गया पेशेवर अपराध, प्रोफेशनल क्राइम। इस श्रेणी में वे अपराध आते हैं तथा हम उसे पेशेवर अपराध कह सकते हैं, जैसे कि जो व्यवसाय के रूप में ही करता है, जैसे कि जेब काटना हो गया, चोरी करना हो गया, उठाईगिरी करना हो गया, नकली नोट छापना हो गया आदि इस श्रेणी के अंतर्गत
आने वाले अपराध होते हैं। इसी को हम पेशेवर अपराध के रूप में कहते हैं। तो इस प्रकार क्लीनार्ड और क्यूने ने 8 प्रकार के अपराध बताए हैं। अब हम देखते हैं अपराध के सिद्धांत। अपराध के कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैसे कि अपराध क्या एक समाज विरोधी कार्य होता है, ठीक है, जो मनुष्य समाज में रहकर ही अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करता है और बिना समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्वपूर्ण और अनुशासनयुक्त दृष्टिकोण रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कठिनाई होती है। इस तथ्य को जानते हुए मनुष्य क्या है ना, ऐसे कार्य करता है जिन्हें समाज अनुचित समझता है। तो आइए देखते हैं अपराध के सिद्धांत में पहला है प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत जो होता है ना, अपराध शास्त्र के इतिहास में क्या होता है ना, इतिहास में सर्वप्रथम सिद्धांत कहा जा सकता है। इसे अपराध शास्त्र के सिद्धांत में सर्वप्रथम सिद्धांत कह सकते हैं, क्योंकि अपराधी स्वयं अपराधी नहीं करते हैं। इसके अनुसार अपराधी क्या है ना, स्वयं अपराधी नहीं करते बल्कि प्रेतात्माओं के वशीभूत में होकर करते हैं। बल्कि जो व्यक्ति अपराध कार्य करता है वह स्वयं ही नहीं करता है, वो प्रेतात्माओं के वशीभूत होकर अपराध को करता है। ये सिद्धांत जो है ना, आदिकालीन, पूर्व तथा मध्यकालीन समाजों में मान्य था। ये हमको देखते हैं तो ये जो अपराध के सिद्धांत होता है, प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत, ये मध्यकालीन समाजों में भी देखा गया है, इसको आदिकालीन समाजों में भी देखा गया था। दूसरे शब्दों में भी इसकी मान्यता जो है ना, इसकी जो मान्यता की जो सीमा है अपनी चरम अवस्था में भी थी। इसके जो प्रतिपादकों के अनुसार अगर उस व्यक्ति के अंदर से प्रेतात्माओं को निकाल दिया जाए तो अपराध समाप्त हो जाएंगे। यदि उस व्यक्ति के अंदर से जो प्रेतात्माएं वशीभूत है, यदि उसे निकाल दिया जाए तो अपराध समाप्त हो जाएंगे। और प्रेतात्माओं को निकालना केवल तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति विशेष समाज से ही निकाल दिया जाए, अर्थात उसकी हत्या कर दी जाए। अपराधी का क्या है ना, समाज में रहना संपूर्ण समाज के लिए एक खतरा माना जाता था। इसका जो उत्कृष्ट उदाहरण होता है, मैसाचुसेट्स में चुड़ैलों को मृत्युदंड दिया जाता था। इसके अनुसार जब स्त्रियां भी प्रेतों के अधीन हो जाती थी तो उसे उसका उपचार केवल मृत्युदंड में दे दिया जाता था। तो ये हो गया प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत। वहीं अब दूसरा है कानूनी सिद्धांत। अपराध का जो कानूनी सिद्धांत है, ये क्या है ना, राज्य की सार्वभौमिकता तथा कानून एवं न्याय व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। जहाँ पर कानूनी सिद्धांत का जो कानून के अंतर्गत जो नियम मापदंड बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसे कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत ये अपराध को माना जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत के बाद जब सभ्यता का विकास हुआ तब हुआ, परंतु अब भी क्या है ना, धार्मिक तत्व अपराध की व्याख्या में निहित थे, क्योंकि मध्यकाल में जो राजा ईश्वरीय शक्ति का जो प्रतिनिधि माना जाता था, इस कारण इसका उल्लंघन अपराध था। तो ये हो गया आपका कानूनी सिद्धांत। फिर आता है आपका सामाजिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है, सामाजिक मनोवृत्तियाँ, व्यक्तियों के कार्य, सामाजिक स्थिति के प्रभाव, सामूहिक जीवन के प्रभाव, अन्य प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों एवं संबंधों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। लेकिन सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत भी इन्हीं विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव पर तथा विभिन्न संस्कृतियों में संघर्ष पर भी बल दिया जाता है। अपराध को क्या ना, एक प्रक्रिया के रूप में भी लिया जा सकता है तथा मनुष्य के अपराधी आचरण के विषय में एक बात रख भी सकते हैं, जैसे कि अपराधी जो होता है ना, आचरण सीख जाता है और अंतःक्रिया अन्य व्यक्तियों के साथ होती है, इस कारण भी अपराधी व्यवहार हो सकता है। जब अपराधी व्यवहार सीख लेता है तो उसमें दो मुख्य बातें आ जाती है, जैसे कि अपराध की प्रविधि और मनोवृत्तियों तथा परिणामों की दशा। तो ये हो गया आपका सामाजिक सिद्धांत। फिर उसी के अंतर्गत आता है आपका सामाजिक विधि का सिद्धांत। सामाजिक और कानूनी सिद्धांत का जो मिश्रित फल ये सिद्धांत है कि आज यही सिद्धांत समाज में प्रचलित है। अपराधी वही असामाजिक कार्य है जो कि कानून द्वारा वर्जित है तथा जिनके लिए दंड विधान बना गया है या बना हुआ है। इस सिद्धांत में हम देखते हैं जैसे कि अपराधपूर्ण कार्य के लिए दंड विधान होता है जिसमें अपराधी को दंड मिलता है। अपराध वही कार्य है जो कि कानून द्वारा वर्जित होता है। इस वर्ग में विशेष संपूर्ण समाज के लिए कानून बनता है तथा उनको समाज पर
लादा जाता है तथा इसी के द्वारा सामाजिक कार्यों की दिशा निश्चित होती है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विधि का सिद्धांत। अब आते हैं आपका मनो सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनो सामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी उत्कंठा, दृष्टिकोण तथा इच्छा होती है। प्राय ये देखा जाता है कि यदि व्यक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण और इच्छा पूर्ण होने में कोई बाधा सामने आती है, मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छा होती है, यदि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, उस इच्छा कार्य को पूरा करने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, तो वो उसको दूसरे तरीके से पूरा करता है। चाहे वो दूसरा था अपराध का भी हो, ये दूसरा तरीका, ये रास्ता अपराध का भी रास्ता हो सकता है। व्यक्ति को यदि किसी कार्य को करने से रोका जाए तो वो भी क्या करता है, उसको करने का बहुत अधिक इच्छुक हो जाता है। तो ऐसा मनोवैज्ञानिक बताता है। इस व्यवस्था में जो है ना, व्यक्ति सामाजिक बंधनों के कारण जो अनुभव करता है, उसी कारण अपराध की ओर प्रवृत्ति होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में उत्सुकता, आशा, इच्छा आदि कारण सामाजिक नियमों के अवरोधन से जो प्रक्रिया होती है वही प्रेरणा की जानी चाहिए। तो ये हो गया आपका मनो सामाजिक सिद्धांत। देखिए अब आते हैं आपका शास्त्रीय सिद्धांत। इसको हम सुखवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत जिसे अपराध के कारणत्व का प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, ये इंग्लैंड में विकसित हुआ। इस सिद्धांत का जो तत्कालीन प्रचलित मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, जिसे सुखवादी विचारधारा का नाम दिया गया है। इस सुखवादी विचारधारा को श्रेय करने का जो सर्वप्रथम जाता है वो श्रेय बेंथम को जाता है, जो मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख, आनंद और कष्ट के विचार से निर्धारित होता है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है सुख और दुख, आनंद और कष्ट के विचार से ही निर्धारित होता है। सुखवादी विचारधारा के अनुसार विभिन्न क्रियाओं के करने से व्यक्ति को आनंद या कपट की अनुभूति होती है। जिन कार्यों में उसे आनंद या सुख की प्राप्ति होती है उन्हें करने की वो चेष्टा करता है, और जिन कार्यों में उसे कष्ट होता है उससे बचने को प्रयास करता है। तो यही अपराध के अंतर्गत शास्त्रीय सिद्धांत इसी को ही कहते हैं। मनुष्य का व्यवहार जो है दो प्रकार के कार्यों में होता है। एक आनंद और कष्ट के तुलनात्मक अनुमान से निर्धारित होता है। एक विशिष्ट कार्य से प्राप्त होने वाला आनंद उसके पूर्ण होने के उपरांत मिलने वाले कष्ट से अधिक है। तो व्यक्ति यदि जहाँ पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति उस कार्य को करने की चेष्टा करता है, वहीं जहाँ उसे ऐसा लगता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, जहाँ उसे कष्ट मिलता है, तो वह उस कार्य से बचने की चेष्टा करता है। बेंथम ने भी सुखवादी सिद्धांत को दंड व्यवस्था के निर्धारण में प्रयोग करने के लिए जिस विद्वान की जो सलाह ली थी वो बकेरिया है। अपराध के कारणत्व में सुख यदि प्रमुख कारक है तो अपराधी क्रिया से प्राप्त होने वाला जो आनंद यदि व्यक्ति को अपराध की प्रेरणा देता है तो अपराध निरोध के लिए भी यह आवश्यक होगी। अपराध से जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक कष्ट देने वाले जो दंड की व्यवस्था प्रत्येक अपराधी व्यवहार के लिए की जाए। संक्षेप में जैसे कि शास्त्रीय सिद्धांत की मान्यता ये भी है कि मनुष्य अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसमें आनंद मिलता है, और इस अपराध के बदले इस अपराध के दंड स्वरूप मिलने वाला जो कष्ट होता है उस आनंद की तुलना में कहीं कम होता है। सुख और दुख की ये जो तुलनात्मक अनुभूति, आनंद और कष्ट का ये जो तुलनात्मक अनुमान वास्तव में व्यक्ति को अपराध करने की प्रेरणा देता है। तो ये हो गया आपका शास्त्रीय सिद्धांत। फिर हो गया आपका भौगोलिक सिद्धांत। देखिए भौगोलिक सिद्धांत भी क्या है ना, एक पारिस्थितिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि मानव इतिहास के प्रारंभ से ये विश्वास चलता आ रहा है, जैसे कि स्वभाव, आचरण, व्यवहार, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाएं तथा समाज का जो ऐतिहासिक भाग्य उसके भौगोलिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, समाज का जो ऐतिहासिक भाग्य है उसके भौगोलिक सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न समयों में विभिन्न विचारकों और विद्वानों ने इस मत की पुष्टि भी किया था कि इसके पक्ष में सही या गलत प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों और भौगोलिक दशाओं के वशीभूत होकर अपराध करता है। ठीक है, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी मान्यता कि जो मनुष्य होता है वो प्राकृतिक परिस्थिति को देखते हैं और भौगोलिक दशाओं के वशीभूत उससे मजबूर होकर वो अपराध को पूरा करता है। सामाजिक परिस्थितियां भी व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यही कारण है कि जैसे कि भौगोलिक प्रदेशों
सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपराध अधिक होते हैं, जैसे कि जिन भौगोलिक स्थितियों में अपराध की सफलता आसान होती है और अपराधी की पकड़ कठिन होती है, वहाँ प्राय अपराध अधिक होते हैं। तो ये हो गया आपका भौगोलिक सिद्धांत। फिर आता है आपका समाजवादी सिद्धांत। देखिए, समाजवादी सिद्धांत जो है ना, कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स की इस विचारधारा, मतलब कि इस विचारधारा को कार्ल मार्क्स और एंजल्स पर जाता है और इसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किसी भी सीमा या मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। उनके अनुसार भौतिक उत्पादन के साधनों द्वारा राजनीति, आध्यात्मिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्धारक भी होता है। और उनका ये भी मानना है कि समाज की जो उत्पादन व्यवस्था ही अपराध के लिए उत्तरदायी है, अर्थात आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ अपराध की वृद्धि तथा कमी भी होती है। उन्होंने काफ़ी उदाहरण भी दिए, जैसे कि सूखा, अकाल पड़ने पर अपराध बढ़ जाते हैं, संतोषजनक पैदावार के समय कम अपराध होते हैं, इससे भी अपराध बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका समाजवादी सिद्धांत। फिर आते हैं आपका प्रारूपवादी सिद्धांत। प्रारूपवादी जो सिद्धांत होता है, इसके अंतर्गत 3 सिद्धांतों का समावेश होता है, जैसे कि इटालियन सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक लोम्ब्रोसो तथा उसके अनुयायियों को भी जाता है, जैसे कि इन्होंने जैविकीय कारणों तथा अपराध के बीच संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया था। लोम्ब्रोसो ने जो है ना, पागल खानों तथा जेलों में बंदियों, पागल खानों में निवास करे जो पागल व्यक्ति और जेल में जो बंदी लोग रहते हैं, उनका अध्ययन किया और बंदियों के शरीरों तथा खोपड़ियों के सूक्ष्म अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधी को उसके चेहरे के विभिन्न अंगों की असमानता और आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। अपराधी जन्म से ही शारीरिक आपराधिक होता है। ये सब क्या है, उसकी स्वरूप को देखकर हम जान जाते हैं। वहीं उसका जो होता है दूसरा है मानसिक दोष संबंधी सिद्धांत। ये भी क्या है, करीब करीब सभी अपराधी जो है ना मानसिक दृष्टि से निर्बल होते हैं। मानसिक दृष्टि से क्या है ना, निर्बल व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपराध भी करते हैं और निर्बल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। तो ये हो गया आपका मानसिक सिद्धांत। तीसरा उसका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ना, लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का एक भाग समझा जाता था, लेकिन फ्रायड का इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसने कि अचेतन निराशा, ठीक है, जहाँ कि उन्होंने अचेतन निराशा और ओडियस कॉम्प्लेक्स पर काफ़ी बल दिया। मनोविश्लेषणात्मक शास्त्र के अनुसार प्राकृतिक इच्छाओं को दबा देना अपराध का कारण है। ठीक है, प्राकृतिक जो इच्छा होती है उसको दबा देना अपराध का कारण होता है। ये जो दबाव प्रक्रिया है रूढ़ियों या सभ्य जीवन की मांग के फलस्वरूप भी होता है। इस दबाव से संवेगात्मक तनाव भी होता है तथा अपराध अवश्यंभावी हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर आता है आपका मानसिक ये हो गया मानसिक दोष संबंधी सिद्धांत। अब आता है आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मीड, कूले आदि विद्वान हैं। अन्य बातों की तरह व्यक्ति अपराध भी समाज से ही सीखता है। ठीक है, सदरलैंड के अनुसार, सदरलैंड ने जो कहा था, इस सिद्धांत का जो सार तत्व है कि अपराधी उन्हीं प्रतिक्रियाओं का फल है जिनसे समाज में अन्य प्रकार के सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। सब कहने का अभिप्राय है कि अपराध का जो कारण होता है सामाजिक वातावरण होता है। सच तो यह है कि सांस्कृतिक संघर्ष, उथल पुथल, बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या का दबाव, ये सभी परिस्थितियाँ क्या होता है, सामाजिक अपराध को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो ये हो गया आपका समाजशास्त्र के सिद्धांत। धन्यवाद।